हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कहानी नई कहानी पुस्तक के प्रमुख कथनों के ऊपर, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है। प्रायः इस पुस्तक से सवाल परीक्षाओं में आते रहे हैं, चाहे वह वन लाइनर प्रश्न रहे हों, चाहे स्थापना तर्क पर आधारित प्रश्न रहे हों। इस तरीके से यूजीसी नेट प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम महत्वपूर्ण कथनों पर बातचीत करें उससे पहले थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कहानी नई कहानी पुस्तक के ऊपर और इसके विषय सूची के ऊपर, ताकि एक आपके सामने परिचय प्राप्त हो जाए कि आखिरकार इस पुस्तक में किन किन चीज़ों पर नामवर सिंह ने बातचीत की है। तो कई बार परीक्षाओं में कहानी नई कहानी से ही सवाल आ जाता है कि इसके लेखक कौन है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा है। तो इसके लेखक नामवर सिंह हैं और इसका प्रकाशन जो कि लोक भारती प्रकाशन से हुआ है और इस पुस्तक को समर्पित किया गया है भैरव प्रसाद गुप्त को। कई बार ये भी परीक्षाओं में सवाल पूछा जा चुका है कि नामवर सिंह ने अपनी महत्वपूर्ण हिंदी आलोचना के अंतर्गत खासतौर से कहानी आलोचना की पुस्तक कहानी नई कहानी किसको समर्पित किया है। तो भैरव प्रसाद गुप्त को समर्पित किया है, जिन्होंने कहानी और नई कहानियाँ नामक पत्रिकाओं का संपादन किया था। तो आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है अगर परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखें। तो आगे बातचीत करते हैं कि नामवर सिंह ने जितने भी लेखों को इस पुस्तक में संकलित किया है वो सब अलग अलग समय में प्रकाशित रहे हैं और अलग अलग शीर्षकों से प्रकाशित रहे। कई बार तो इन्हीं शीर्षकों से संबंधित सवाल पूछ लिए जाते हैं, जिसमें कि वो आभार नामक अपने अंश में लिखते हैं कि कहानी मासिक सरस्वती प्रेस इलाहाबाद के प्रति, जिसमें आज की हिंदी कहानी, नई कहानी सफलता और सार्थकता, नई कहानी नए प्रश्न और आज की हिंदी कहानी ऐतिहासिक नवीनता और उपलब्धियां शीर्षक निबंध पहली बार प्रकाशित हुए हैं। तो ये अलग अलग पत्रिकाओं में अलग अलग शीर्षकों से प्रकाशित निबंधों का यहाँ पर एक संकलन आप देख रहे होंगे। कई बार जिन जिन मैंने शीर्षकों का नाम लिया है वो भी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि किसके द्वारा लिखे गए हैं। तो उम्मीद है कि आपने ध्यान रखा होगा कि नई कहानी सफलता और सार्थकता नामवर सिंह, नई कहानी नए प्रश्न और आज की हिंदी कहानी ऐतिहासिक नवीनता और उपलब्धियां, ये भी नामवर सिंह द्वारा लिखित हैं। आगे बातचीत करते हैं जो कि आपको ध्यान में पूरा रखना है। नई कहानी की पहली कृति परिंदे शीर्षक निबंध के एक अंश के लिए आकाशवाणी इलाहाबाद के प्रति, जहां से वह पुस्तक समीक्षा के रूप में प्रसारित हुआ है, और शेषांक के लिए कृति मासिक नई दिल्ली के प्रति, जिसके अक्टूबर 1960 के अंक में वह कालातीत कला दृष्टि शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रायः परीक्षाओं में सवाल आता है कि परिंदे को नई कहानी की पहली कहानी किसने माना है। तो आप अब क्लियर हो गया होगा कि नामवर सिंह ने किस शीर्षक से इस चीज़ को माना है। नई कहानी की पहली कृति परिंदे नाम से उन्होंने एक लेख लिखा था और बाद में वही प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल बनकर आना शुरू हो गया। तो इस चीज़ को बिल्कुल आप अपने ध्यान में रखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ें आपके दिमाग में कहानी के रूप में बैठती जा रही होंगी। आगे प्रक्रिया खंड के आरंभिक 13 निबंधों के लिए मासिक नई कहानियाँ, जो कि राजकमल प्रकाशन दिल्ली के प्रति, जिसमें ये निबंध क्रमशः 1960 से लेकर 62 तक हाशिए पर स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित हुए हैं। कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है कि हाशिए पर स्तंभ कौन लिखा करता था। तो आप देख रहे हैं उसका सही जवाब यहाँ पर होगा डॉक्टर नामवर सिंह। आगे बात करें तो प्रपत्ति खंड के अंतर्गत नई कहानी नए संदर्भ के लिए मासिक माया, जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, इलाहाबाद के प्रति, जिसके नव वर्षांक 1965 में वह नया कहानी और एक शुरुआत शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। तो ये भी फैक्ट्स आप ध्यान में रखिए कि नई कहानी नए संदर्भ माया नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है 1965 में, और वो भी नया कहानी, यहाँ पर नई कहानी और एक शुरुआत शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। अगर इस पुस्तक के हम अनुक्रम पर बातचीत करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी बात है कि जिन बच्चों ने इस पुस्तक को पढ़ा होगा तो वो इसके अनुक्रम विषय सूची को
ज़रूर ध्यान में रखे होंगे। जिन्होंने नहीं इस पुस्तक को पढ़ा है तो वो परिचित हो सकते हैं कि कहानी नई कहानी पुस्तक में आखिरकार लिखा क्या गया है। तो बातचीत करते हैं। तो इसको 3 खंडों में नामवर सिंह ने विभाजित किया है, जिसमें कि जो पहला खंड है उसका नाम है प्रस्थान। प्रस्थान के अंतर्गत इन्होंने 5 उप टॉपिकों को रखा है, जिसमें जो टॉपिक्स हैं परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। हो सकता है कि एक-एक जो शीर्षक हैं वन लाइनर में आपसे पूछे जा सकते हैं। आज की हिंदी कहानी, नई कहानी सफलता और सार्थकता, नई कहानी नए प्रश्न, आज की हिंदी कहानी ऐतिहासिक नवीनता और उपलब्धियाँ, नई कहानी की पहली कृति परिंदे, जो कि प्रस्थान नामक खंड में लिखे गए हैं। आगे बातचीत करते हैं दूसरे खंड के ऊपर, जिसका नाम है प्रक्रिया। प्रक्रिया के अंतर्गत भी कई महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत की गई है, जिसमें कि कहानी पाठ की प्रक्रिया, कहानी और फैंटेसी, नीलम देश की राजकन्या और स्वर्ग के खंडहर में, फिर क्या हुआ और मुक्ति मार्ग, छोटी है मगर कहानी तो है, रचनाधर्मी कहानी की संश्लिष्टता, न समझने की ये बातें हैं न समझाने की, रहिए अब ऐसी जगह, छोटे छोटे ताजमहल, अच्छी कहानी, कहानी और अच्छी और नई। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं प्रक्रिया के अंतर्गत। आगे इसमें और कुछ टॉपिक हैं, जिसमें है मूल्यांकन के पहले भावुकता पर एक टिप्पणी, सच्चे निर्णय की सहयोगी प्रयास में कुछ और। तो ये दूसरा जो खंड था प्रक्रिया, उसमें कुल 14 शीर्षकों को शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं तीसरा जो खंड है उसका नाम है प्रतिपत्ति, जिसके अंतर्गत उन्होंने नई कहानी नए संदर्भ पर चर्चा की है। तो खास तौर से इस पुस्तक में आप देखेंगे तो कहानी के अलावा नई कहानी टॉपिक्स पर कई लेख आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और उनके जो शीर्षक हैं वो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अपने दिमाग में जरूर रखिए। आगे बात करते हैं, उन्होंने इस पुस्तक के बारे में तो 1-1.5 पेज लिखा था, लेकिन मैंने जो महत्वपूर्ण उनके पॉइंट्स थे उसी को यहाँ पर लिया है कि यह पुस्तक लगभग एक दशक 1956 से 1965 की चिंतन यात्रा की पगडंडी है, जिससे मैंने कथा समीक्षा की एक पद्धति निकालने की कोशिश की है। जैसा कि आप जानते हैं, नामवर सिंह कविता के आलोचक माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने पहली बार कहानी नई कहानी नामक पुस्तक से कथा समीक्षा के क्षेत्र में भी अपना हाथ आजमाया है, और उसी चीज़ को लिख रहे हैं कि एक पद्धति निकालने की यहाँ पर कोशिश की है। अब हम इसके महत्वपूर्ण कथनों पर चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरा आप ध्यान लगाकर उसको सुनेंगे और आप उम्मीद करेंगे कि कुछ आपको ऐसे कोटेशन ज़रूर मिलेंगे जो कि परीक्षाओं में कभी आ चुके होंगे और आप उस परीक्षा में शामिल रहे होंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण कथन हैं। नामवर सिंह इस पुस्तक में लिखते हैं कि साहित्य रूप की दृष्टि से कहानी स्वयं बहुत आधुनिक है, वह नवीनता के साथ उत्पन्न ही हुई है। तो ये कोटेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बातचीत करते हैं। वे लिखते हैं कि लोक जीवन के अंतर्वैयक्तिक सामाजिक संबंधों की समझ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ये कहानीकार भी प्रौढ़ आंचलिक कहानियाँ दे सकेंगे। ये आंचलिक कथाकारों के संदर्भ में इन्होंने अपना ये कथन दिया है कि लोक जीवन के अंतर्वैयक्तिक सामाजिक संबंधों की समझ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ये कहानीकार भी प्रौढ़ आंचलिक कहानियाँ दे सकेंगे। अगला कथन है, हिंदी कविता की अपेक्षा कहानी में स्वस्थ सामाजिक शक्ति कहीं अधिक है, और आज उपन्यास की तरह कहानी सामाजिक परिवर्तन के लिए जोरदार साहित्यिक शस्त्र का काम कर रही है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कोटेशन है। अगला जो कोटेशन है कई बार परीक्षाओं में आ चुका है और इससे आप भी वाकिफ़ होंगे, चाहे वो स्थापना और तर्क से आधारित संबंधित प्रश्न हो या फिर वन लाइनर हो। वो लिखते हैं कि छोटे मुंह बड़ी बात कहने वाली कहानी के बारे में प्रायः बड़े मुंह छोटी बात कही जाती है। आगे वे लिखते हैं कि कहानी का यह दुर्भाग्य है कि वह मनोरंजन के रूप में पढ़ी जाती है और शिल्प के रूप में आलोचित होती है। मनोरंजन उसकी सफलता है तो शिल्प सार्थकता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट कोटेशन है। मनोरंजन उसकी सफलता है तो शिल्प सार्थकता है। आगे लिखते हैं कि आज कहानी की सफलता का अर्थ है कहानी की सार्थकता। अगला कथन है, आज
किसी कहानी का शिल्प की दृष्टि से सफल होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि वर्तमान वास्तविकता के सम्मुख उसकी सार्थकता भी परखी जानी चाहिए। तो अब आपके दिमाग में एक चीज़ तो बैठ गई होगी कि सफलता के साथ साथ नामवर सिंह ने सार्थकता के ऊपर भी काफ़ी विचार किया है। बार बार आप देख रहे हैं कि कोटेशन में सफलता और सार्थकता साथ साथ आ रहे हैं। आगे बातचीत करें तो वो लिखते हैं कि जीवन के जिन मूल्यों की कसौटी पर हम कविता, उपन्यास आदि साहित्य रूपों की परीक्षा करते हैं, उन्हीं पर कहानी की भी परीक्षा होनी चाहिए। अगला कथन है, एक ही साहित्यकार कविता में वास्तविकता का एक पहलू दिखाता है तो उपन्यास में दूसरा, कहानी में तीसरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि एक ही साहित्यकार कविता में वास्तविकता का एक पहलू दिखाता है तो उपन्यास में दूसरा, कहानी में तीसरा। आगे लिखते हैं, कहानी की इसी ऐतिहासिक भूमिका की मांग है कि वर्तमान परिस्थिति में उसकी सार्थकता की परीक्षा व्यापक संदर्भ में की जाए। आगे लिखते हैं, हम कहानी को कथानक, चरित्र, वातावरण, भावनात्मक प्रभाव, विषय वस्तु आदि अलग अलग अवयवों के रूप में देखने के अभ्यस्त हो गए हैं। हो सकता है कि ये कोटेशन पूछ लिया जाए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बच्चे इस वीडियोज को देख रहे होंगे तुरंत इसका सही जवाब बताएंगे कि नामवर सिंह है। आगे वे लिखते हैं कि यदि कोई कहानीकार शिल्प के किसी विशेष अवयव की रचना करके सफलता का ढोल पीटता है तो यही समझना चाहिए कि वह कहानी को एक शिल्प समझता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन। आगे लिखते हैं, नए भाव सत्य के अनुसार कहानी का रूप बदलता जरूर है, लेकिन इतना नहीं बदलता कि वह कहानी ही न रह जाए। तो नए भाव सत्य के ऊपर इन्होंने सवाल उठाते हुए लिखा कि नए भाव सत्य के अनुसार कहानी का रूप बदलता जरूर है, लेकिन इतना नहीं बदल जाता है कि वो कहानी ही न रह जाए। आगे लिखते हैं, कहानी का रूप कहानी के भीतर ही बदला जा सकता है, जैसा कि समय समय पर महान कहानीकारों ने किया है। आगे लिखते हैं, कहानी के कहानीपन की रक्षा करते हुए भी कहानी के शिल्प में नवीनता उत्पन्न की जा सकती है। नामवर सिंह के कोटेशंस आपके दिमाग में जरूर अब धीरे धीरे बैठ रहे होंगे, ये पूरी उम्मीद मैं कर रहा हूँ। आगे लिखते हैं कि कहानी में लोक कथा का यह उपयोग शिल्प संबंधी नवीनता कही जा सकती है, लेकिन यह कोरा शिल्प नहीं है। न इससे कहानी के कहानीपन में बाधा पड़ती है, इसके विपरीत वह लोक कथा मुख्य कथा को और भी मार्मिकता प्रदान करती है। जैसे दो समीपवर्ती तारों में से एक झंकार दूसरे में भी सस्पंदन उत्पन्न कर देती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कोटेशन है, उम्मीद है कि धीरे धीरे आपके दिमाग में ये बैठ रहा होगा। आगे लिखते हैं कि और अंत में दो कथाओं के विषमता, दो युगों की विषमता गहरी खाई पर ही रोशनी नहीं डालती, बल्कि वर्तमान वास्तविकता पर मीठा व्यंग भी करती है। आगे लिखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि असल बात है कहानी का कहानीपन। यह आकस्मिक नहीं है कि कहानीपन की उपेक्षा करके केवल शिल्प के लिए लिखी हुई एक भी श्रेष्ठ कहानी नहीं बन सकी है। तो यहाँ पर कहानी के कहानीपन पर जोर देते हुए उन्होंने लिखा है कि कहानीपन की उपेक्षा करके केवल शिल्प के लिए लिखी गई कहानी श्रेष्ठ नहीं हो सकती है। उसमें असल बात है क्या है, कहानी का कहानीपन। आगे बात करते हैं वो अगला जो उनका कथन है, कविता में जो स्थान लय का है, कहानी में वही स्थान कहानीपन का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन, उम्मीद है कि आपके दिमाग में ये बैठ रहा होगा। आगे लिखते हैं, कविता चाहे जिस हद तक छंद मुक्त हो जाए, लेकिन वह लय मुक्त नहीं हो सकती है। लय मुक्त रचना काव्य होते हुए भी कविता नहीं कहलाएगी। आगे लिखते हैं, कहानी से रहित गद्य रचनाओं के बारे में भी यही बात लागू होती है। लय की तरह कहानी कहना मनुष्य की काफ़ी पुरानी कलावृत्ति है और इसकी रक्षा अपने आप में स्वयं भी एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि लय की तरह कहानी कहना मनुष्य की काफ़ी पुरानी कलावृत्ति है। आपने अपने दादी नानी के से कहानी जरूर सुनी होगी बचपन के दिनों में, हालांकि वर्तमान समय धीरे धीरे बदल रहा है। तो पहले जब हमारी दादी या नानी कहानी सुनाया करती थी तो कहानियों में बीच बीच में वो लयात्मक
सार्थकता को भी लाती थी, कुछ कुछ गीतों का यूज करती थी और बड़ा ही इंटरेस्टिंग ढंग से सुनाती थी और उसमें हम केवल हुंकार ही भरा करते थे और इंटरेस्ट के साथ सुना करते थे कि आगे कौन सी घटना होने वाली है। ठीक उसी के तरफ ये संकेत किया जा रहा है कि लय की तरह कहानी कहना मनुष्य की काफ़ी पुरानी कलावृत्ति रही है। अब मेरी बात और नामवर सिंह की बात, दोनों लोगों की बात जरूर आपको समझ में आ रही होगी। आगे वे लिखते हैं, कहानी की यह आंतरिक एकता केवल रूप गठन तक सीमित नहीं है बल्कि उसकी वस्तु का भी समाहार करती है। जिस प्रकार कविता में अर्थ व्यंजना अथवा वस्तु व्यंजना से भिन्न लय की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार कहानी में भी वस्तु व्यंजना से भिन्न कहानीपन की कल्पना नहीं की जा सकती है। कल्पना करना खतरनाक है। ठीक है, मतलब कि जिस प्रकार कविता में अर्थ व्यंजना अथवा वस्तु व्यंजना से भिन्न लय की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार कहानी में भी वस्तु व्यंजना से भिन्न कहानीपन की कल्पना करना खतरनाक है। वस्तु व्यंजना से रहित लय कोरे पदम को जन्म देते हैं, उससे रहित कहानीपन कोरी आख्यायिका को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि वस्तु व्यंजना से रहित लय कोरे पदम को जन्म देते हैं, पदे को जन्म देते हैं, उससे रहित कहानीपन कोरी आख्यायिका को जन्म देते। यहाँ पर कई विधाओं के बारे में चर्चा की जा रही है। लय कोरे पद्य को जन्म देते हैं और आख्यायिका कहानी न होकर क्या हो जाती है, कोरी आख्यायिका हो जाती है। आगे नामवर सिंह लिखते हैं कि कहानी के कहानीपन की सफलता का अर्थ है उसकी अर्थवत्ता या सार्थकता। ऐसे ही मिलता जुलता एक कोटेशन ऊपर भी आपने देखा होगा। आगे लिखते हैं, लघुता में निरर्थकता का खतरा सबसे अधिक है। कहानी सृष्टि इसी लघुता को सार्थकता प्रदान करने के लिए हुई थी। एक समर्थ कहानीकार किस प्रकार जीवन की छोटी से छोटी घटना में अर्थ और स्तर उद्घाटित करता हुआ उसकी व्याप्ति को मानवीय सत्य की सीमा तक पहुंचा देता है, ऐसे अर्थगर्भत्व को मैं सार्थकता कहता हूँ। तो जिस सार्थकता की चर्चा बार बार कोटेशनों में की जाती है, आखिरकार नामवर सिंह ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि वो किसको सार्थकता कहते हैं। उन्होंने लिखा कि एक समर्थ कहानीकार किस प्रकार जीवन की छोटी से छोटी घटना में अर्थ के स्तर पर उद्घाटित करता हुआ उसकी व्याप्ति को मानवीय सत्य की सीमा तक पहुंचा देता है, ऐसे अर्थगर्भत्व को मैं सार्थकता कहता हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कोटेशन है। आगे बात करते हैं कि जब कोई कवि हर चीज़ में कवित्व देखने लग जाए और कोई कहानीकार हर घटना में कहानीपन पा जाए तो उसमें बहुत बड़ी संभावना का बीज समझना चाहिए। आगे वे लिखते हैं कि निसंदेह कुछ कहानीकार लंबी यात्राएं न करते हुए भी वर्तमान जीवन में वस्तुतः यायावर हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक एक जो पॉइंट है अगर परीक्षा में किसी कथन के रूप में आए तो तुरंत आप पकड़ लेंगे कि ये कहानी नई कहानी और नामवर सिंह द्वारा दिया गया है। आगे बात करें तो कहानी की सार्थकता इस बात में है कि वह अपने युग के मुख्य सामाजिक अंतर्विरोध के संदर्भ में अपनी कहानियों की सामग्री चुनता है। अगला कोटेशन है, नई कहानी को कहानी कला की अपनी विशेषता के साथ ही संपूर्ण साहित्य के मान और मूल्यों के संदर्भ में देखने की आवश्यकता है और इसके लिए कहानी समीक्षा की एक व्यापक और निश्चित भाषा का निर्माण भी होना चाहिए। आगे वे लिखते हैं कि एक समय था जब कहानी केवल कहने सुनने की चीज़ थी। एक समय था जब कहानी केवल कहने और सुनने की चीज़ थी, फिर वह समय आया जब वह लिखने पढ़ने की अवस्था तक पहुंची, लेकिन आज तो वह समझने समझाने की स्थिति से गुजर रही है। ये काफ़ी बड़ी बात यहाँ पर लिखी जा रही है कहानी के बदलते स्वरूप के ऊपर कि एक समय था जब कहानी केवल कहने सुनने की चीज़ थी, फिर वह समय आया जब वह लिखने पढ़ने की अवस्था तक पहुंची। आज स्थिति ये है कि कहानी समझने समझाने की बात हो चुकी है, यानी कि आलोचकों की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उस पर भी यहाँ पर संकेत किया जा रहा है। ठीक है, भली भांति आप इस कोटेशन को समझ रहे होंगे। आगे वे लिखते हैं कि नई कहानी का समूचा रूप गठन यानी कि स्ट्रक्चर और शब्द गठन यानी कि टेक्सचर ही संकेतित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन, नई कहानी का समूचा रूप गठन और शब्द गठन ही संकेतित है। आगे लिखते हैं, उनका काफ़ी फेवरेट शब्द है प्रभावान्विति। प्रभावान्विति कहानी में उतनी पुरानी है जितनी स्वयं आधुनिक कहानी है। ठीक है,
आगे लिखते हैं, किंतु प्रभाव की संपूर्ण अनुमिति को सांकेतिक बनाने का श्रेय एकदम नई कहानी को है। नई कहानी संकेत करती नहीं बल्कि स्वयं संकेत है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन। नई कहानी में वातावरण अलंकरण मात्र नहीं बल्कि अंतःकरण है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है। आगे वे लिखते हैं कि नए बिंब वस्तुतः नए कहानीकारों के विकसित इंद्रिय बोध के सूचक हैं और जो कहानीकार जितना ही संवेदनशील है उसकी कहानी का वातावरण उतना ही मार्मिक और सजीव हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है। उम्मीद है कि ये कोटेशन धीरे धीरे आपके दिमागों में बैठ रहे होंगे। आगे लिखते हैं, नई कहानी में अभीष्ट भाव या विचार की अभिव्यंजना एक साथ ही अनेक स्तरों पर होती है और उसे समग्र रूप से प्राप्त करने के लिए पाठक को उतने स्तरों पर एक साथ संवरण करने की क्षमता प्राप्त करनी होगी। नई कहानी के प्रसंग में यदि संप्रेषणीयता का कोई अर्थ हो सकता है तो रसबोध के विविध स्तरों की प्रेषणीयता। पुरानी कहानियों की रोमांटिक भावुकता की कमी को कुछ नए कहानीकार सेक्स संकेतों से पूरा कर रहे हैं। आगे वे लिखते हैं कि भाषा का सवाल केवल कुछ शब्दों के छोड़ने और लेने तक ही सीमित नहीं है। सवाल नई वास्तविकता के अनुरूप उतने ही यथातथ्य, कठोर, चुस्त, संवेदनशील, सजीव भाषा के निर्माण का है और इस कार्य में नई कहानी को अपनी भाषा की परंपरा से अनुशासित होना पड़ेगा। आगे लिखते हैं कि जिस तरह कुछ पनडुब्बे कवि मोतियों की खोज में परेशान हैं, उसी तरह वे भी जाने किन पहाड़ों में हीरो का अन्वेषण कर रहे हैं। अत्याधुनिक होने की होड़ में कहानीकार को स्वधर्म का भी तो कुछ ख्याल रखना चाहिए। ये बात उन्होंने राजेंद्र यादव के संदर्भ में लिखी हुई है। ठीक है। आगे वे लिखते हैं कि शायद नई कविता की हाट में जो मोती पुराने पड़ गए हैं उन्हें कहानी की दुनिया में हीरा कहकर बेचना ही अन्वेषण है। काफ़ी व्यंग्यात्मक लहजे में ये बात कही जा रही है, आप देख रहे होंगे। विचार जब इस स्तर पर किया जाएगा तो अन्वेषण, प्रयोग, प्रतीक, संकेत वगैरह तमाम गुण शब्दों का भेद खुलेगा। निसंदेह कहानी बेहद नाजुक कला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन। हो सकता है कि छोटा सा कोटेशन एग्जाम में आ जाए तो जिन्होंने इस वीडियो लेक्चर को सुना होगा वो सही कर देंगे और जिन्होंने नहीं सुना होगा वो गूगल करेंगे और तमाम किताबों को खोजेंगे। निसंदेह कहानी बेहद नाजुक कला है। आगे भी लिखते हैं, और लाजवंती की यह बूटी अत्यंत संवेदनशील हाथों की अपेक्षा रखती है। ज़्यादा कलाबाजी से भी कुम्हला सकती है और रूखे हाथों के स्पर्श से भी। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात कही जा रही है। कहानीकार कहानी लिखते लिखते कहानी बन जाए और कहानी बन जाए वह पाठक भी पढ़ते पढ़ते। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन आप देख रहे होंगे कि नामवर सिंह कहानी नई कहानी पुस्तक में कैसे लिख रहे हैं कि कहानीकार कहानी लिखते लिखते कहानी बन जाए और कहानी बन जाए वह पाठक भी पढ़ते पढ़ते। कहने की ज़रूरत नहीं कि कहानी लोकप्रिय साहित्य है। साहित्यिक माध्यम के रूप में यह प्रकृति से ही जनतांत्रिक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन। इसलिए इसके रसास्वादन के ढंग का भी जनतांत्रिक होना स्वाभाविक है। रसास्वादन के जनतांत्रिक ढंग का अर्थ है बहुत कुछ अनुभवपरक ग्रहण करना। कहानी पढ़ने की भी एक प्रक्रिया है जैसे लिखने की। काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण कोटेशन कि कहानी पढ़ने की एक प्रक्रिया है जैसे कहानी लिखने की। कहानी स्वयं एक प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया जिससे होकर लिखते समय लेखक गुजरता है तो पढ़ते समय पाठक। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन ये। कहानी शुरू होती है मन की दोहरी क्रिया शुरू होती है। मन एक ही साथ वर्तमान में और भविष्य की ओर भी दौड़ता है। आगे लिखते हैं कि प्रेमचंद बेशक किस्सागो थे, वे कहानी कहते थे, जबकि आजकल ज़्यादातर लोग कहानी लिखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कि प्रेमचंद बेशक किस्सागो थे, वे कहानी कहते थे, जबकि आजकल ज़्यादातर लोग कहानी लिखते हैं। कहानी कहना और कहानी लिखना दोनों में काफ़ी अंतर है। आगे लिखते हैं कि आज़ादी के साथ भारत में वह शिक्षित मध्यवर्ग स्थापित, विकसित और संबंधित हुआ जो साहित्य के इतिहास में कहानी का जन्मदाता है। यानी कि कहानी का जन्मदाता मध्यवर्ग, शिक्षित मध्यवर्ग को माना जा रहा है यहाँ पर। आगे भी लिखते हैं कि कोई लेखक किस व्यक्ति चरित्र को किस स्थिति में और किस प्रकार की सहानुभूति देता है और फिर उस सहानुभूति का आधार क्या होता है, इससे कहानी का मूल्य निर्धारित होता है। यह भी एक विडंबना है ही है
कि जो कहानीकार आज सहसा नई कहानी के झंडा बरदार हो उठे हैं, वे दरअसल नई कहानी के हकदार ही नहीं रह गए। लगता है जैसे बाहरी नारा भीतरी खोखल को ढकने का बहाना भर है। विडंबना यह है कि यह सारा फार्मूलाबद्ध और व्यावसायिक लेखक एक नई प्रगतिशीलता के नाम पर हो रहा है। जो प्रगतिशील जीवन दृष्टि व्यावसायिकता की घातक, वही व्यावसायिक हाथों में खेलती हुई प्रगतिशील साहित्य को भीतर से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने नई कहानी के महत्वपूर्ण कथनों पर विचार किया। उम्मीद है कि आप इस पुस्तक से पूरी तरीके से परिचित हो गए होंगे और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हमें इस पुस्तक को पढ़ते हुए जो महत्वपूर्ण कोटेशन लगे उनको एक जगह कलेक्ट करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि वो सारे कोटेशन आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा कि आखिरकार नामवर सिंह ने कहानी आलोचना के क्षेत्र में किन किन बिंदुओं पर बात करने की कोशिश की है। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।